नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी है बहुओं ने लगाया अपनी सास के चरित्र पर लांछन। फिर सास ने किया कुछ ऐसा कि सबके सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। तो दोस्तों, यह कहानी का दूसरा भाग है। कहानी के पहले भाग में हमने जाना कि एक महिला जो अपना बैग पैक करके घर छोड़कर जा रही होती है, तभी उसे रास्ते में एक अन्य महिला रोक लेती है जिनका नाम विशाखा था। वे उनसे पूछती हैं कि वे घर छोड़कर क्यों जा रही हैं। तब वह महिला बताती है कि किस तरह उनके बेटे और बहुओं ने उनका जीना हराम कर दिया, यहाँ तक कि उनकी बहुओं ने अपनी ही सास के चरित्र पर लांछन लगा दिया और बेटों ने भी अपनी माँ पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया। जैसा उनसे उनकी पत्नियों ने कहा, वैसा ही वे अपनी माँ के बारे में सोचने लगे। जिस माँ ने उनके लिए अपनी ज़िंदगी खराब कर दी, उस माँ के बारे में जब बच्चों ने इतना गलत सोचा तो बेचारी अपना घर छोड़कर जाने लगी थी कि तभी उस महिला ने उन्हें समझाया कि यदि तुम ऐसे घर छोड़कर चली जाओगी तो तुम्हारे बच्चे तुम्हें और गलत समझेंगे। तुम्हें घर नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि अपनी बहुओं को, जिन्होंने तुम्हारे बेटों को तुम्हारे खिलाफ भड़काया है, तुम्हें अपनी बहुओं को सबक सिखाना चाहिए और अपने बेटों की आंखें खोलनी चाहिए। तुम्हें किसी भी तरह से अपने बेटों के सामने अपना सच लेकर आना होगा। यह सब बातें सुनकर वह वृद्ध महिला वापस अपने घर लौट आती है, लेकिन अब वह समझ नहीं पा रही थी कि वह कैसे अपना सच अपने बेटों के सामने लेकर आएगी। तो आइए जानते हैं कि इस कहानी के दूसरे भाग में वह महिला किस तरह से अपने बेटों की आंखों के सामने अपना सच लेकर आएगी और कैसे अपनी बहुओं की सच्चाई उन्हें दिखाएगी। विशाखा जी की बात ज्योति जी को भी समझ में आ गई और वह तभी की तभी अपने घर वापस लौट आईं। और क्योंकि बहू को तो महारानी की तरह सूरज निकलने पर उठने की आदत थी, आराम से अपने घर में सो रही थी। ज्योति जी फटाफट अपने कमरे में गईं और अपना सामान वैसे ही रख दिया और लेट गईं। आज ज्योति जी भी ना उठीं और ना ही काम पर गईं, क्योंकि जब वह काम पर जाती तो वह समय से उठकर सब्जी बनाकर आटा गूंथ दिया करती थीं। इतने में बड़ी बहुरानी आती और रोटी बनाकर अपने पतिदेव को खाना पैक करके दे देती। छोटी बहू आकर उसकी मदद करने लग जाती और ज्योति जी के घर से निकलते ही दोनों कमेरी बन के दिखाती। कोई कहती कि 5 बजे की जगी हूँ तो कोई कहती कि 4 बजे की जगी हूँ। बस ऐसे ही डींगे हाँकती रहती थीं। वक्त बीता, लेकिन अब जब ज्योति जी सुबह से सोती रहीं तो घर का कुछ काम भी ना हुआ। पर जैसे ही इधर बहुरानी नाक पर दिया बालकर 8 बजे बिस्तर में से उठीं और बाहर निकल कर आईं तो देखा कि रोज की तरह आज भी उनकी सास ने घर का आधे से ज़्यादा काम तो निपटा ही दिया था। अब सब कुछ बिल्कुल सामान्य था, सिवाय इसके कि आज उसकी सास ने अपने लिए लंच पैक नहीं करके रखा था। वे दोनों अपने पतियों के सामने अपनी सास से इस बारे में कुछ कह भी नहीं सकती थी, क्योंकि उन दोनों के पति तो घर पर ही थे। उन दोनों बहुओं ने अपने पतियों को ऐसे ही समझाया कि तुम्हारी माँ दुनिया के सामने हमें बदनाम करना चाहती हैं, सबको यही साबित करना चाहती हैं कि हम बहुत बुरे बहू और बेटे हैं, उनका बिल्कुल ख्याल नहीं रखते, बुढ़ापे में भी उन्हें कमाने भेजते हैं। और इसी तरह की बातें बना बना कर उन्होंने अपनी सास को उनके बेटों की नज़रों में नीचा कर दिया था। ऊपर से और भी न जाने क्या क्या बातें बना दी थी। एक तो बेचारी ज्योति जी वैसे ही इतनी मुसीबत की मारी थी, ऊपर से अब जब बहू का सुख देखने के सपने संजोने लगी तो बहू ने भी उन्हें ऐसे सुख दिखाए कि उनकी तो बात ही क्या थी। वे उन पर लांछन लगाने लग गईं, लेकिन बेटों ने भी बहुओं के एक बार कहने पर यह सब सच कैसे मान लिया? क्या वे अपनी माँ को नहीं जानते? क्या सब कुछ भूल गए कि उनकी माँ ने उन्हें कैसे कैसे पाला, कितनी मुसीबत का सामना किया है? क्या सचमुच वे लोग सब कुछ भूल गए? अब तो उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें और कैसे करें।
लेकिन फिर भी अपने आप को बेगुनाह और सही साबित करने के लिए उन्हें हिम्मत तो रखनी ही थी और साथ ही झूठ से लड़ना भी था। उस झूठ से जो उनकी बहुओं ने बोला था, उनके बेटों से। अगर वे कुछ ना कहती तो उनके बेटे उन्हें वैसे ही गलत समझते रहते। इसीलिए सच सामने लाना तो बहुत ज़रूरी था। और फिर ज्योति जी अपने बच्चों की कोई भी बात, कोई भी बदतमीजी बर्दाश्त कर सकती थीं, लेकिन जब बात उनके चरित्र पर आई तो भला वह कैसे ही बर्दाश्त करती। आज तक पूरे गांव में कोई उन्हें तू भी नहीं कह सका, वहीं आज उनके घर में ऐसी बात उठने का सवाल कैसे पैदा हुआ। इसीलिए उन्हें सब कुछ बात बढ़ने से पहले ही सामने लाना था। इसीलिए अब रोज की तरह बेटे जब ऑफिस चले गए तो ज्योति जी भी अपने घर से बाहर निकली और अपने पड़ोस में रहने वाली उस बहू से उन्होंने बात की, जिसे विशाखा जी ने पहले ही सब कुछ समझा दिया था। दरअसल विशाखा जी की बहू ज्योति जी के बिल्कुल पड़ोस में रहती थी और वह ज्योति जी की बहुत इज्जत भी करती थी। उनकी अपनी बहुओं से तो कई गुना अच्छी विशाखा जी की बहू थी, जो ज्योति जी की बहू मालिनी और शालिनी से दूर ही रहती थी। या सच कहूँ कि उसके पास इतना समय ही नहीं था कि किसी से फालतू की बात करे। अपने घर के कामों में ही व्यस्त रहती थी। थोड़ा बहुत समय मिलता तो ज्योति जी से कभी कभार बातचीत कर लिया करती थी, क्योंकि उसने भी सब कुछ देखा था कि उन्होंने कैसे बुरे समय में अपने बच्चों को पाला। यह सब विशाखा जी ने उसे बता रखा था। अब कीर्ति ने भी यह निश्चित कर लिया कि वह ज्योति जी की मदद करके ही रहेगी और मालिनी और शालिनी की सच्चाई उनके पतियों के सामने लाकर रहेगी। इसके लिए उसने ज्योति जी का साथ देने का निश्चय कर लिया था और अब उन दोनों ने मिलकर यह प्लान बनाया कि सबके सामने कीर्ति ज्योति जी के साथ बहुत बुरा बर्ताव करेगी और धीरे धीरे उसे सच सामने लाने के लिए ज्योति जी की बहुओं से नज़दीकियां बढ़ानी होंगी। तभी तो उन्हें कुछ पता चल सकता है। या फिर बात हुई क्या है आखिर? इन्होंने अपने पतियों को आखिर क्या क्या कहकर भड़काया है? इसके लिए कीर्ति ने आज से ही शुरुआत कर दी। जब ज्योति जी और कीर्ति ने यह सब बातें कर लीं तो कीर्ति ने बहुत तेज आवाज में ज्योति जी को धमकाया और चीखने चिल्लाने लगी और उनसे बदतमीजी करते हुए उसने ज्योति जी को घसीटते हुए अपने घर से बाहर धक्का दे दिया और उनसे दुनिया भर की बदतमीजी से बात करने लगी और बोली, जा बुढ़िया, अपने बहू बेटे तो संभाले नहीं जाते, यहाँ आकर ज्ञान दे रही है, चल जा यहाँ से। पहली बार मालिनी और शालिनी ने कीर्ति को किसी से ऐसा बर्ताव करते देखा था। पहले तो वे दोनों चौंक गईं कि क्या सचमुच में यह कीर्ति ही है, लेकिन फिर जब उन्होंने यह देखा तो वहीं बहुत खुश भी हुई वे। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके जैसा ही उन्हें कोई मिल गया। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतने लगा। हालांकि ज्योति जी की बहुएं दिन में दुनिया भर की बातें सुनाती उन्हें कि हराम का बैठे बैठे बस बुढ़िया खाती ही रहती है, जानवरों की तरह बस जब देखो तब चुगती रहती है, ठूंसने के टाइम देखो कैसे बैठ जाती है, काम करने में मौत आती है, और भी न जाने कैसी कैसी बातें वह उनसे कहती। पर वे सब कुछ बर्दाश्त कर रही थीं, केवल अपने बेटों की खातिर। ऐसे ही समय बीतने लगा था, लेकिन अपने प्लान के मुताबिक ज्योति जी ने दोबारा से काम पर जाना शुरू कर दिया और अब जब वे काम पर चली जाया करती तो धीरे धीरे कीर्ति ने मालिनी और शालिनी से अपनी दोस्ती बढ़ानी शुरू की। कभी वह उनके घर आकर बैठ जाया करती तो कभी उन्हें अपने घर बिठा लिया करती और ऐसे ही उनसे खूब हंसी मजाक की बातें किया करती। धीरे धीरे जब उनकी दोस्ती बढ़ने लगी तो कुछ दिन बाद कीर्ति उन दोनों के सामने अपनी सास की खूब बुराई करने लगी और कहने लगी कि जीजी, मैं तो इस बुढ़िया से तंग आ गई हूँ।
पहले तो वे उस घर में जाकर रहने लगी थी, अब तो पता नहीं क्या हुआ है, यहीं आकर रह रही है और मेरी ही छाती पर मूंग दल रही है। समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं क्या न करूं। कभी कभी तो जी चाहता है कि बुढ़िया को मार ही दूं। कीर्ति उन दोनों के सामने पहले भी अक्सर अपनी सास की बुराई कर दिया करती थी, लेकिन आज तो वह अपनी सास के बारे में बहुत भला बुरा कह रही थी और फिर कहने लगी कि दीदी सचमुच आप दोनों का कोई तोड़ नहीं। आप दोनों कितनी चतुर हैं। अपनी सास से पीछा भी छुड़ा लिया और किसी को भनक भी नहीं लगने दी। यहाँ तक कि उस बुढ़िया के बेटे तक को नहीं पता लगा कि क्या हुआ क्या नहीं। जीजी मुझे भी बताओ ना, आखिर ऐसा क्या जादू किया आपने अपने पति पर? क्योंकि एक मेरा पति है जो अपनी माँ के गुण गाता रहता है, मेरी तो कभी सुनता ही नहीं। कीर्ति की यह बात सुनकर मालिनी और शालिनी दोनों बड़ी खुश हुईं, क्योंकि कीर्ति उनकी तारीफ के पुल बांधे जा रही थी। उनकी चतुराई, उनकी समझदारी की मिसाल दे रही थी, तो खुश तो होती ही। लेकिन पहली बार में उन्होंने कुछ नहीं बताया और बात को ऐसे ही टाल दिया। लेकिन कीर्ति को तो सच पता लगाना था ना, इसीलिए कीर्ति को जब लगा कि वे दोनों इस बात से मुकरना चाह रही हैं, तो कीर्ति ने खुद ही बात को घुमा दिया और कहा, चलिए छोड़िए दीदी, हमारे ऐसे नसीब कहाँ कि आप हमें अपने राज की बात बताएं। लगता है इस बुढ़िया के जुल्म को ऐसे ही बर्दाश्त करना पड़ेगा। और बताइए, घर में सब कैसा चल रहा है? फिर कीर्ति उन दोनों से इधर उधर की बातें करने लगी। 2 दिन बाद कीर्ति उन दोनों के पास जब दोपहर में आकर बैठी तो उसकी आंखें बहुत लाल हो रही थीं। कीर्ति को देखकर वे दोनों पूछने लगीं, तुम्हें क्या हुआ? ऐसी उदास क्यों बैठी है और तेरी शक्ल पर 12 क्यों बज रहे हैं? इस पर कीर्ति जोर जोर से रोने लगी और उन दोनों से कहने लगी, जीजी, मेरे पति ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। उस बुढ़िया के चक्कर में आज उसने फिर से मुझे मार लगाई। मैंने अपने कपड़े खरीदने के लिए क्या कह दिया तो मेरी जान को आने लगा। कहने लगा कि माँ से पैसे मांग। मैंने भी मना कर दिया कि ब्याह कर तुम लाए हो तो तुम ही मुझे कपड़े दिला कर लाओ, मैं तुम्हारी माँ से क्यों मांगूं? बस इसी बात पर मुझे पीटने लगा। जीजी, महीनों गुजर जाते हैं, मजाल है जो हाथ में एक पैसा भी रख दे। मैं तो बड़ी तंग आ गई हूँ इस आदमी से और इससे भी ज्यादा इसकी माँ से। न जाने मुसीबत कब टलेगी, बुढ़िया मर जाए तो मेरी जान को सुकून आए। कीर्ति रोती हुई अपनी सास को कोसे जा रही थी। जब वह बहुत ज्यादा रोती रही तो उन दोनों ने उसे शांत कराया और बोली, अरे चल कोई बात नहीं, तू रो मत, हर एक चीज का जुगाड़ है हमारे पास। तेरी बुढ़िया तुझे ज्यादा परेशान कर रही है ना, तो तेरी बुढ़िया का भी कोई ना कोई इलाज ढूंढना पड़ेगा। इस पर कीर्ति रोती हुई चुप हो गई और अपने आंसू पोंछती हुई बोली, क्या सचमुच जीजी, सचमुच आप मेरी सास को सबक सिखा सकती हैं क्या? अरे मैं भी कितनी पागल हूँ, आपसे पूछ रही हूँ। आप तो उस बुढ़िया के दिमाग को ठीक कर ही देंगी। मैंने तो आपसे पहले भी पूछा था जीजी कि आपने आखिर ऐसा क्या जादू किया जो भैया आपके काबू में रहते हैं। दोनों भैया आपकी सब बातें सुनते हैं, यहाँ तक कि पैसे आपके हाथ में देते हैं। घर की सारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर हैं और आपकी बुढ़िया की तो मजाल है जो आवाज़ भी निकल जाए, और यहाँ मेरी बुढ़िया मेरी आवाज़ नहीं निकलने देती। अब बताओ जीजी, मैं क्या करूं? कैसे मैं इस बुढ़िया से मुक्ति पाऊं? मेरी मदद करो जीजी, कुछ तो उपाय बताओ कि आप दोनों ने आखिर ऐसा क्या किया। तब वे दोनों टेढ़ी टेढ़ी मुस्कुराने लगीं और एक दूसरे की ओर देखती हुई हंसने लगीं और बोलीं, अरे हमने जो किया वह तो बड़ी ऊंची बात है, तुझे इतना सब करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे अगर तू चाहे तो तू भी वही कर सकती है जो हमने किया। जब हम आए थे ना शादी करके इस घर में, तो हमारे पति भी बिल्कुल ऐसे ही थे, माँ के भक्त बने फिरते थे। जब देखो तब अपनी माँ का राग अलापते, उसके बिना कहीं चलने को तैयार नहीं होते थे।
पैसा धेला सब उसके हाथ में, घर की मालकिन बनाकर रखा था उसे। और हमको तो जैसे घर में बस देखभाल करने के लिए लाए थे। महीने के खर्चे के लिए थोड़े बहुत पैसे दिलवा देते, बाकी पैसे अपनी माँ के हाथ में देते। और हमें कुछ भी लाना हो तो उसके लिए भी उस बुढ़िया से पैसे लेने पड़ते थे। तो क्या हुआ अगर वह मना नहीं करती थी? फिर भी मांगते तो थे ना हम। अरे हमारे ही पति के पैसे और हम ही मांगे क्यों? उन पर तो हमारा अधिकार है ना। तो वह पैसे तो हमारे ही पास होने चाहिए। हर काम को इस बुढ़िया से पूछना पड़ता था। 3-4 महीने तक तो देख लिया, फिर बर्दाश्त ना हुआ तो हम दोनों बहनों ने मिलकर धीरे धीरे अपने पतियों को काबू में करना शुरू किया। उनके सामने उनकी माँ की और ज़्यादा सेवा करने लगे और फिर धीरे धीरे उनके कान में उनकी ही माँ के खिलाफ बातें डालना शुरू कर दिया। और जब भी कोई मौका देखते तो उनकी माँ को उनकी नज़रों में गलत साबित करते थे। तुझे क्या ही बताऊं कि हमने क्या क्या किया। हमने तो अपनी सास के खिलाफ अपने पतियों को खूब भड़काया, लेकिन वह फिर भी नहीं माने। तो मजबूरन फिर हमने एक ऐसा तुरुप का इक्का फेंका कि फिर तो वे दोनों चुप ही हो गए। यह सुनते ही कीर्ति चौंक कर बोली, अरे अच्छा जीजी, ऐसा क्या किया आपने? तो वे दोनों हंसती हुई उससे कहने लगीं कि हमने वह किया जो बुढ़िया ने कभी जवानी में भी नहीं किया होगा। क्यों, है ना शालिनी? हंसती हुई मालिनी ने कहा तो शालिनी बोली, और नहीं तो क्या। उन दोनों की बातों पर बीच में फिर से उत्साहित होती हुई कीर्ति ने पूछा, आखिर ऐसा भी क्या किया जीजी आपने? आप बताओगी भी? तो वे दोनों बोलीं कि हमने फिर अपनी ही सास को उसके ही बेटों की नज़रों के सामने चरित्रहीन साबित कर दिया। इस पर कीर्ति अपने मुंह पर हाथ रख कर बोली, क्या कहा? चरित्रहीन? वह भी इस उम्र में? अपनी सास पर आपने ऐसा इल्ज़ाम लगाया? इस पर उसकी बहुएं बोलीं, अरे तो क्या हुआ, हमारी सास तो देखने में भी किसी से कम नहीं है। और फिर वह जिस ठेकेदार के यहाँ काम करती है, वह ठेकेदार हमारी सास की बहुत मदद करता है। हमने तो जब से आए हैं तब से यही देखा। तो हमारे दिमाग में आया कि क्यों ना इस मौके का फ़ायदा उठाकर अपने पतियों को इसके खिलाफ भड़काया जाए। कुछ टाइम तक तो हमने यही किया, लेकिन वे दोनों फिर भी लाइन पर नहीं आए और अपनी माँ के साथ उन्होंने कोई अलग बर्ताव नहीं किया। फिर धीरे धीरे हम दोनों बहनों ने मिलकर ऐसा दिमाग चलाया कि जब भी हमारी सास उस बुढ़े से किसी भी काम के बारे में पूछती तो हम उसकी फ़ोटो खींचकर अपने पतियों के सामने इस तरह से रखते कि देखो, तुम्हारी माँ चुप चुप कर किससे मिल रही है, काम के बहाने घर से जाती हैं और कहाँ कहाँ घूमती हैं। और हद तो तब हो गई जब एक दिन घर पर हम दोनों बहनें अपने कमरे में ही थीं और यहाँ चौक में शालिनी से तेल गिर गया। तब वह बुढ़िया घर पर ही थी और पैसे देने के लिए वह ठेकेदार आया। तो जैसे ही वह बुढ़िया वापस आ रही थी, उसका पैर फिसल गया और वह दर्द से चिल्लाने लगी। तो उस ठेकेदार ने मदद करने के इरादे से बुढ़िया का हाथ पकड़कर उसे उठाया और कमरे तक पहुंचाया। लेकिन हमने यही फ़ोटो खींच खींच कर अपने पति के पास भेज दिए और उसके बाद तो हमें कुछ बोलने की ज़रूरत ही ना पड़ी। वह अपने आप ही सब कुछ समझते रहे। क्यों, है ना जीजी? यह कहकर शालिनी भी तेज तेज हंसने लगी और वह दोनों बहुत खुश होने लगी और बोली, अगर तुझे भी अपनी सास से छुटकारा पाना है तो ऐसे ही दिमाग चलाना पड़ेगा। उसके बाद से सब कुछ हमारे हाथ में है। उस बुढ़िया की अब इस घर में 2 कौड़ी की इज्जत नहीं। कोई नहीं पूछता अब उसे, वह मरे या जिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वह दोनों आपस में ऐसे ही बातें कर रही थीं और कीर्ति को सब कुछ बता रही थीं कि तभी दरवाजे पर पर्दे के पीछे से तालियां बजाता हुआ कोई अंदर की ओर आया। मालिनी और शालिनी ने जैसे ही पर्दे हटाए तो देखा
कि वहां पर तो उन दोनों के पति खड़े हुए थे, लेकिन यह सब कैसे? वे दोनों तो कुछ समझ ही नहीं पाई कि तभी कीर्ति ने उन दोनों को धुतकारते हुए कहा, कितनी घटिया हो तुम दोनों। अपनी माँ समान सास पर इतना गलत इल्जाम लगाते हुए तुम्हें जरा शर्म नहीं आई? अरे, इन्होंने अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं किया, और तुमने आते ही इन्हें उनके बच्चों से दूर कर दिया। तुम जैसी औरतों के कारण ही लड़की जात बदनाम है। तुम जैसी लड़कियों के कारण ही लोग कहते हैं कि बहुएं आते ही घर तोड़ देती हैं। कीर्ति की इन सब बातों पर कीर्ति के कंधे पर हाथ रखती हुई ज्योति जी ने कहा, बेटा, जब तक अपने बेटे खुद के सगे रहे ना, तब तक कोई बहू घर नहीं तोड़ सकती। माना कि उन्होंने जाल बिछाया, लेकिन मेरे बेटे, उनकी तो आंखें बंद नहीं थीं। वह तो मुझे अच्छे से जानते थे ना। वह तो अच्छे से जानते थे कि उनकी माँ, उसने उनके लिए क्या कुछ नहीं किया। कैसे कैसे हालात से लड़कर मैंने उन्हें यहाँ तक पहुँचाया, लेकिन पत्नियों की बातों में आकर वे सब कुछ भूल गए। क्यों? और जहाँ तक बात रही उस ठेकेदार की, तो हर साल हर रक्षाबंधन पर मैं उसे राखी बांधती हूँ, और वह भी मुझे अपनी बहन की तरह मानता है। जब भी मुझे कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, या मैं मजबूरी में हूँ या किसी परेशानी में हूँ, तो एक बार मैं उसे पुकारती हूँ, और वह बेचारा एक भाई के नाते हमेशा मेरी मदद करने को तैयार हो जाता है। लेकिन तुम लोगों ने और तुम्हारी इस घटिया सोच ने भाई बहन के इस रिश्ते को भी दागदार कर दिया। शर्म आती है मुझे कि मैं ऐसे घर में ऐसे बच्चों के बीच रह रही हूँ। शर्म आती है मुझे अपने आप पर कि मैं अपने बच्चों को ढंग की परवरिश भी न दे सकी। मैंने उन्हें बड़ा तो किया, लेकिन मैं उन्हें इतनी समझ भी न दे सकी कि वह सही और गलत के बीच फर्क कर सकें। अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर वे दोनों भी अपनी ही नज़रों में गिर गए, और शर्म के मारे उनका छोटा बेटा तो अब अपनी नज़रें भी नहीं उठा पा रहा था, क्योंकि अपनी माँ के साथ बदतमीज़ी भी उसी ने सबसे ज़्यादा की थी। अब बिना एक पल की भी देर किए वे दोनों हाथ जोड़कर अपनी माँ के पैरों में गिर पड़े और उनसे माफ़ी मांगने लगे कि माँ, हमें माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपने हमारे लिए अपने जीवन की हर खुशी त्याग दी, और हमने अपनी पत्नियों की बातों में आकर आपके साथ ऐसा बर्ताव किया। हमें माफ़ कर दो माँ, बल्कि हम तो माफ़ी के हकदार भी नहीं हैं। आप हमें हमारी गलती की सज़ा दो माँ। इतना कहकर वे दोनों खुद को थप्पड़ मारने लगे, अपनी माँ के हाथ पकड़कर अपनी माँ के हाथों से ही खुद को थप्पड़ मारने लगे। तो ज्योति जी ने उन दोनों को रोका और शांत करने लगीं। वे दोनों रोते हुए अपनी माँ के पैरों से लिपट गए। आखिरकार एक माँ ने आज फिर अपने बच्चों को एक सीख दी, और साथ ही उनकी इस गलती के लिए आज फिर से उन्हें माफ़ भी कर दिया। अब सबके सामने सच आ चुका था, दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका था। बहुओं की घटिया और गलत सोच के कारण जो बेटे अपनी माँ से नफरत करने लगे थे, वह फिर से अपनी माँ के लिए उनके रक्षक बनकर खड़े हो गए, और अब सब साथ में खुशी खुशी रहने लगे, क्योंकि बहुएं तो बेटों के पीछे हैं ना। अगर बेटे अपनी माँ की इज्जत करवाना चाहें, तो बहू की क्या मजाल कि वह अपनी सास के साथ बदतमीजी कर जाए। तो इसीलिए अब मालिनी और शालिनी भी मर्जी से या मजबूरी से अपनी सास के साथ बहुत अच्छे से रहती हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कहानी के पहले भाग का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय प्यारे।